हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 पात्र में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:7, 5:9 और 8:7 है। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो पानी और दूध का अनुपात कितना होगा? In 3 vessels, the ratio of water and milk is 6:7, 5:9 and 8:7 respectively. If the mixture of 3 vessels are mixed together, then what will be ratio of water and milk? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तीनों कंटेनर में वाटर और मिल्क का पार्ट या अंश निकालेंगे। पार्ट क्या होता है वो समझने का कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट कंटेनर में वाटर और मिल्क का रेशियो आपका जो है 6:7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग वाटर का अगर पार्ट निकालते हैं तो वाटर कितना है 6 यूनिट, आउट ऑफ 6 + 7 13। तो यहाँ से वाटर का पार्ट होगा 6/13। तो ये आपका वाटर हो गया। सिमिलरली मिल्क होगा 7 आउट ऑफ 13। अब हम लोग सेकंड कंटेनर को देखते हैं। यहाँ पर जो वाटर है 5 आउट ऑफ 14 और मिल्क कितना है 9 आउट ऑफ 14। थर्ड में जो देखते हैं 8 आउट ऑफ 15 और यहाँ 7 आउट ऑफ 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक कंटेनर से वाटर को एक जगह और मिल्क को एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए तीनों जगह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को उठाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला में वाटर है 6/13, 5/14 और 18/15। इन तीनों को एक साथ करने से हमको ये वाला मिलता है। इसी तरह मिल्क को एक साथ करने से हमको ये मिला। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 13 × 14 × 15। ठीक है, एलसीएम को लिखते समय हम लोग 13 × 14 × 15 2 के रूप में रखेंगे। तो क्या होगा, 13 कट जाएगा तो 14 और 15 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मिलेगा 1260। तो इस तरह से तीनों को करने से जो मेरा मिलता है वो ये पोर्शन होगा। सिमिलरली मिल्क के लिए ये वाला मिला है। अब इनको अगर हम लोग ऐड कर लें तो मेरे पास जो आता है वह हो गया आपका 3691। यहाँ पर देखिए तो मेरा आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको दिखाया गया है 2 मिश्र धातुओं में लोहे और तांबे का अनुपात क्रमशः 4:3 और 6:1 है। यदि पहली मिश्र धातु में 14 किलोग्राम और दूसरे मिश्र धातु के 42 किलोग्राम को मिलाकर एक नई मिश्र धातु तैयार की जाती है तो नई मिश्र धातु में लोहे का तांबे से अनुपात कितना होगा? यहाँ दिया है इन 2 alloys the ratio of iron and copper is 4:3 and 6:1 respectively. 14 kg of first alloy and 42 kg of second alloy is mixed together to form a new alloy. Then what will be ratio of iron to copper in the new alloy? तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो फर्स्ट एलॉय है इसका हम लोग 14 kg लेंगे और सेकंड का 42 kg, जो कि आपके सम्स में दिया हुआ है। फर्स्ट को 4:3 के रेशियो में और सेकंड को 6:1 के रेशियो में बांटा जा रहा है। तो यहाँ से जो फर्स्ट है उसमें आयरन हो जाएगा 8 kg और कॉपर होगा 6। सेकंड से आयरन होगा 36 kg और कॉपर होगा 6 kg। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के आयरन को एक साथ मिला लेंगे तो टोटल आयरन 44 होगा और दोनों का कॉपर मिलाने से 6 + 6 12 होगा। अगर रेशियो बनाते हैं तो 11:3 का रेशियो बनता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 11:3। अब अगर आपका क्वेश्चन ये हो रहा है कि रेशियो में कैसे बांटा जाए तो उसे समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी चीज़ को रेशियो में बांटने का क्या रूल होता है। सपोज हमको जो 42 kg है उसको किस रेशियो में बांटना था, उसको बांटना है 6:1 के रेशियो में। कितना को, 42 kg को। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल को सम ऑफ रेशियो 6 + 1 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा
6। अब जो आएगा उससे ईच रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 6 × 6 और यहाँ हो गया 1 × 6। तो ये था रेशियो में बांटने का रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दूध और पानी का मिश्रण 2 अलग अलग कंटेनर में रखा गया है। एक कंटेनर में दूध का पानी से अनुपात 5:1 है और दूसरे कंटेनर में अनुपात 7:2 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ बीन केप्ट इन 2 सेपरेट कंटेनर्स। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन one of the container is 5:1 and that in other container is 7:2. In what ratio should the mixture of these 2 containers be added together so that the quantity of milk in new mixture may become 80%? तो आइए इसको बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम लोग ईच कंटेनर से मिल्क का पार्ट निकाल लेंगे। या तो हम मिल्क का पार्ट लेके चलेंगे या वाटर का। अगर मिल्क ले रहे हैं तो हर जगह मिल्क का ही पार्ट होना चाहिए और वाटर लेंगे तो हर जगह वाटर का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंटेनर में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो जो था वो आपको दिया हुआ है 5:1 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है मिल्क का पार्ट होगा 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 + 1 6। सेकंड जो देख रहे हैं, सेकंड में आपको देखना होगा वहाँ पर जो आपका रेशियो कितना का दिया हुआ है। तो सेकंड में आपका रेशियो दिया हो गया है 7:2 का। तो अगर 7:2 का रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7:2 का रेशियो है। तो यहाँ पर मिल्क का पार्ट हो जाएगा 7/9। अब आ जाइए फाइनली जो मिल्क है वो कितना है 80%। तो अगर मिल्क 80 है तो बचा हुआ 20 क्या होगा वाटर, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितने का मिलेगा 4:1 का रेशियो मिलेगा। तो ये 4:1 का रेशियो होने के चलते यहाँ मिल्क का पार्ट कितना मिला 4/5। अब यहाँ हम लोग एलिगेशन अप्लाई करेंगे। एलिगेशन के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस माइनस करते हैं और माइनस किए तो 5/6 - 4/5 वो कितना हो गया 1/30। हाँ यहाँ पर हम लोग सिर्फ वैल्यू लेंगे। अगर माइनस का साइन आता है तो उसे छोड़ देंगे, यहाँ कोई माइनस का साइन लेने का ज़रूरत नहीं है। इधर से अगर 7/9 और 4/5 करते हैं तो 1/45 होता है। इनका रेशियो बनाने से 30:45 होता है, जिसको काटने से हमको मिलता है 2:3। तो यहाँ पर देखिए मेरा आंसर हो गया 2:3 का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो यहाँ दिया हुआ दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। देयर इज़ ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर। इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज़ 12, व्हाट विल बी 50% ऑफ सेकंड नंबर। तो देखिए यहाँ दो नंबर जो है 5:4 के रेशियो में है, तो पहला 5 और दूसरा 4। अब देखिए पहला का हमको 40% निकालना है, तो 5 का 40% 2 होता है और दूसरे का हमको 50% निकालना है, तो आपका 4 का 50% भी 2 होता है। यहाँ 2 यूनिट इक्वल टू 12 है, तो यहाँ भी 2 यूनिट इक्वल टू 12 ही होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 12। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, 1104 को 3 पुरुष 4 महिलाओं और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का को प्राप्त हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो प्रत्येक लड़के को कितना प्राप्त होगा। 1104 is divided between 3 men, 4 women and 6 boys, so that the share of a man, a woman and a boy are in proportion of 3:2:1. How much does each boy get? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है वह रेशियो 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय का है। तो ये जो रेशियो है ईच का है, प्रत्येक का है। और हमको जो 1104 जो दिया है वो किस में बांटना है, वो आपको टोटल में बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेंगे, मैन का नंबर, वुमेन का नंबर और
बॉय का नंबर, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग करने का मतलब होता है कि रेशियो को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3:3 9, 2:4 8 और 1:6 आपका हो गया 40, 1:6 6 हो गया। अब इसी रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना है। इस रेशियो में हम लोगों को क्या करना है, बांटना है। कितना को, 1104 को। तो आइए उसको बांटते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1104 को डिवाइड कर देंगे। जो मेरा रेशियो बना हुआ है, कितना का रेशियो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9। ये देखिए रेशियो है आपका 9:8:6। तो यहाँ से ऐड करने से 23 मिल रहा है। 9 8 17 6 23 23। तो हमको 23 से इसको हमको डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या किए, इसे 23 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को आ रहा है 23 से डिवाइड करने पर 48, और इसी 48 से हम लोग को ईच रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी 48 से ईच रेशियो को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। हमको सिर्फ बॉय से मतलब है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ बॉय के रेशियो को ही मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो गया 48 × 6। लेकिन ये जो अमाउंट है 6 बॉयज़ को जा रहा है, इसीलिए ये जो अमाउंट है किस में डालेंगे हम लोग, 6 बॉय। तो 6 बॉय को मिला है 48 × 6। तो 1 बॉय के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर होगा 48 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। एक पुत्र और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उसकी माँ और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्षों बाद पुत्र की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:10 हो, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। The ratio of present age of son and his father is 1:5 and that of his mother and father is 4:5. After 2 years, the ratio of age of son to the mother become 3:10. What is the present age of father? फादर का प्रेजेंट एज यहाँ निकालना है। तो आइए देखिए, हमको सबसे पहले रेशियो दिया है सन और फादर का। एक और रेशियो दिया गया है मदर और फादर को, उसको हम लोग उल्टा कर लिए हैं। क्यों उल्टा कर लिए हैं, कंटिन्यूअस बनाने के लिए उसको हम लोग फादर और मदर कर लिए हैं। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिससे ख़त्म होगा उसी से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ एफ से ख़त्म हुआ है, तो यहाँ एफ से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। कंटिन्यूअस बनाने से क्या होता है, उसको ज्वाइन करने में सुविधा होता है। तो इसको अगर हम लोग एक बार कंटिन्यूअस बना लेते हैं तो इसको ज्वाइन करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। रेशियो को ज्वाइन करना आप लोग को आता ही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 और 5 और उसके बाद 5 और 4 लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो देखिए मेरा रेशियो कितना का बनेगा। पहले क्या है रूल, क्रॉस, स्ट्रेट और क्रॉस। इस रूल के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, इसको मेरे रूल के हिसाब से पहले जाएगा क्रॉस, फिर स्ट्रेट, फिर क्रॉस, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो मेरा रेशियो बनता है 5:25:20, जिसको काटने से मिलता है 1:5:4। तो हम लोग मान लिए कि जो सन है उसका एज हो रहा है x, फादर का हो रहा है 5x और मदर का हो रहा है 4x। 2 साल बाद बोला है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 साल बाद अगर बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 साल बाद ऐड करेंगे किस में, सन में, और 2 साल बाद ऐड करेंगे किस में, मदर में। तो देखिए यहाँ पर जो सन था वो कितना दिया है, x+2। तो यहाँ जो सन है वो मेरा कितना है, x था, सन के लिए रेशियो है x है, तो x में 2 साल बाद x+2 हो गया। मदर 4x है तो इसमें भी x+2 कर दिए, तो x और ये जो रेशियो है किसके बराबर होगा, 3:10।
10 मतलब 3/10 के बराबर होगा। तो मेरा जो ये इक्वालिटी होगा वो किसके बराबर होगा, 3/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने से मिल रहा है 10x + 20 और इधर से क्रॉस करके फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x = 14। तो x = कितना मिला, 7। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए सन जो था x था, तो इसका सन का एज कितना हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा मेरा 7। फादर 5x है तो ये हो जाएगा 35 और मदर 4x है तो ये हो जाएगा आपका 20। तो मेरा किसका एज पूछा गया, फादर का, तो आंसर क्या होगा 35, क्योंकि फादर जो है 35 है। तो मेरा फाइनल आंसर 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखा जाए तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी पैटर्न से है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है और दूसरा 2 मीटर की गति से भागता है। यदि दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं तो एक दूसरे से कितने सेकंड बाद टकराएंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ दिया 2 donkeys आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट। फर्स्ट डंकी कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड कैन रन एट 2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ 2 donkeys रन टुवर्ड ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बम्प इनटू ईच अदर। तो एक दूसरे से टकराने के लिए एक दूसरे से उनको मिलना होगा। तो आइए सबसे पहले, जब भी क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आता है तो उसका लाइन रिप्रेजेंटेशन, लाइन डायग्राम बना लेते हैं तो समझने में सुविधा होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट डंकी यहाँ पर है और सेकंड डंकी यहाँ पर है। फर्स्ट का स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है और जो एरो के डायरेक्शन में जा रहा है। सेकंड का जो है 2 मीटर पर सेकेंड है और ये भी क्या है, एरो के डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है और दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका है 400 मीटर का। तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए हम लोगों को टोटल डिस्टेंस को कवर करना होगा। देखिए यहाँ डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड भी मीटर में है, तो किसी तरह का कोई असुविधा नहीं है। तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस है 400 मीटर का, रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के उल्टे आ रहा है, इसलिए 3 + 2 कितना का होगा, 5 का। तो यहाँ से बना 80। तो टाइम कितना हो गया मेरा, 80 सेकेंड। तो आंसर होगा 80। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एक शैक्षणिक विद्यालय में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 15 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि हो जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 9 अधिक होगी। स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इन ए को एजुकेशन स्कूल देयर आर 15 मोर गर्ल्स than boy. If the number of girl increased by 10%, number of boy is also increased by 16%. There would be 9 more girls than boy. What is the number of student in the school? चलिए इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया गया है कि बॉयज़ जो हैं वो x है, तो गर्ल कितना होगा, x + 15, क्योंकि गर्ल जो हो रहा है वो बॉयज़ से 15 अधिक है। अब क्या किया गया है, बॉयज़ में जो है 16% का इंक्रीज किया गया है। तो बॉय में अगर हम 16% का इंक्रीज कर दे तो ये हो जा रहा है 116/100x, और गर्ल्स का जो भी है उसको हम लोग 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो मेरा x + 15 था वो अब हो जाएगा 110/100 पार्ट। ठीक है, अभी दोनों को आपस में हम लोग इक्वल करते हैं। इक्वल करके अगर हम लोग इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है -6x + 1650/100 = 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से 6x का वैल्यू हमको मिलता है 750, x का वैल्यू 125। तो x किसको बताता है? नंबर ऑफ़ बॉयज़ को बताता है। तो मेरा जो टोटल बॉयज़ है वो अब मेरे पास कितना हो गया है 125, और गर्ल कितना हो जाएंगे? गर्ल हो जाएंगे उससे 15 अधिक, तो ये कितना हो गया 140। अब यहाँ देखिए जो टोटल स्टूडेंट ये क्या होता है बॉय प्लस गर्ल, तो बॉय प्लस गर्ल मिला दिया जाए तो 265। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 265। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जिंक और कॉपर को 9:11 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। पिघले हुए मिश्रण का वजन कितना हो गया? तो जिंक का वजन 28.8 किलोग्राम है। अच्छा देखिए, जिंक और कॉपर का रेशियो आपको दिया हुआ है जो कि दिया है 9:1। यहाँ जो 9 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 28.8 के इक्वल। तो सबसे पहले 9 का जो वैल्यू दिया है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपका जो टोटल है 28.8, ये 9 यूनिट का वैल्यू है। इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो ये होता है 3.2। अब इसीलिए इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 11 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। तो मेरा जो आंसर हो रहा है वो हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है मैंने एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुना करा और दूसरे को 21 से गुना करा और दोनों के गुणनफल को जोड़ दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा योग हो सकता है? I multiplied a natural number by 18 and another by 21 and added the product. Which one of the following could be the sum? अच्छा, सबसे पहले देखिए कोई भी नेचुरल नंबर एक हम लोग लेते हैं और उससे बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर m है और उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 18m। सेकेंड नेचुरल नंबर n है और उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 21n। अब हम लोग इसमें से जो कॉमन है उस कॉमन को ले लिए, तो यहाँ से क्या है 3 कॉमन है, तो 3 क्या हो रहा है इसका एक फैक्टर है। तो जो भी नंबर होगा वो 3 से कटेगा क्योंकि 3 जो है टोटल का एक फैक्टर है। तो यहाँ जो भी ऑप्शन 3 से कटता है वही होगा। तो यहाँ पर जो 2007 है वही 3 से कटेगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007। बाकी कोई भी 3 से कट नहीं हो रहा है। निरंतर 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है तो अन्य 3 का योग क्या होगा? आउट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ अदर? नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 इसी तरह चलते हुए इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग का नेचुरल नंबर क्या है वो हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में 1 का गैप होता है। तो मान लीजिए 6 नेचुरल नंबर हमको लेना है, तो फर्स्ट को अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो एक करके बढ़ते जाएगा और लास्ट वाला क्या होगा a+5। तो पहले 3 का सम, तो अगर हम पहला 3 लेकर उसको ऐड करें तो इस फर्स्ट 3 को ऐड करने से मिल रहा है 3a/3 और एक किसके बराबर दिया है 27 के बराबर। तो यहाँ से हमको 3a का वैल्यू कितना मिला 24। अब आइए लास्ट 3 को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने से हमको मिलेगा 3a/12 और जो 3a का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने से हमको क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर? अच्छा देखिए, नेचुरल नंबर का सम निकालने का एक तरीका होता है, वो कैसे निकाला जाता है? तो देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ तक है 25, तो ये क्या होगा 1 + 2 + ... ये 25 तक जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2। n हो गया लास्ट नंबर,
तो लास्ट नंबर कितना होगा, या नंबर ऑफ टर्म्स इसको बोल सकते हैं। तो लास्ट कितना होगा 25। तो ये हो गया 25, उससे एक ज़्यादा 26/2। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये मिलता है 25 × 13। तो इसमें दो फैक्टर है, एक है 25 और एक 13। तो यह तो एक 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा 13 से कटेगा, क्योंकि इसके सम में जो है 13 एक फैक्टर बन के आ रहा है। अब चलिए 14 क्या बोला है, 51 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 to 100। तो 51 से 100 तक का नेचुरल नंबर का निकालना है, तो पहले हमको 1 से 100 तक निकालना होगा। तो जब हम 1 से 100 तक निकालते हैं तो n+1/2 के फार्मूला से हमको मिलता है n के जगह 100, उससे एक ज़्यादा 101/2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 से 50 तक का लेके माइनस कर देंगे। तो अगर हम 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक को माइनस कर दें तो हमको 51 से 100 तक मिलेगा। तो 1 से 50 तक के लिए सेम फार्मूला से निकाले हैं। तो यहाँ हो रहा है 50 × 51/2। इसको सॉल्व करने से मेरा 5050 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1275। अगर इसको माइनस किया जाए तो फाइनली हमको मिलता है 3775। तो मेरा आंसर होगा 3775। क्वेश्चन नंबर 50, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, इनके योग का इकाई अंक। अच्छा देखिए, इकाई अंक निकालने का क्या तरीका होता है। अगर हमको इकाई अंक चाहिए तो बाकी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो 12 है इसको हटा देंगे, तो मेरा जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो गया 4। जो लास्ट डिजिट है उसी को इकाई अंक बोलते हैं। यहाँ भी 12 को हटा देंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। अब आइए पावर का रूल अप्लाई करते हैं। तो नियम होता है, जो भी आपका पावर दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका 376, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 376 ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, अगर पूरा कट जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, खुद क्या होगा 4 रिमाइंडर हो जाएगा, खुद 4 रिमाइंडर बनता है। तो इसका रिमाइंडर क्या बना, पावर क्या बना 4। ठीक है। तो जब कोई जो पावर दिया हुआ है उसको हम लोग लेते हैं, यहाँ जो भी पावर दिया है उसको उठाएंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा कट जाए तो खुद 4 पावर बनेगा, तो नया पावर कौन होगा 4 होगा। अब देखिए सेकंड केस में दिया है 375, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो गया, नया पावर हो गया। तो यहाँ का पावर हो गया 3। अब देखिए 4 का पावर 4 का जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 6, और यहाँ 4 का पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर इनको ऐड कर दे तो 6 4 10, तो लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है 0। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है ये भी पूरा सेम टेक्निक से बनेगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट्स को ले लेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए पहला का यूनिट डिजिट है 5, फिर हो गया 6, फिर हो गया 3। अब जो पावर है 4 वाला रूल से सॉल्व करके शॉर्ट कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 एक कट गया और यहाँ पर 3 आ रहा है। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, और इसको भी 4 से डिवाइड करने से यहाँ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि क्या है। अब 5 का क्यूब का लास्ट डिजिट 5 होता है, 6 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 होता है, और 3 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होता है। तो यहाँ पर इसको ऐड करने से 20 हो रहा है, इसलिए लास्ट डिजिट कितना होगा 0 होगा। क्वेश्चन 17 जो है सेम है, इसको आप लोग उसी पैटर्न से बनाइएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में जाते हैं। यहाँ दिया हो गया इफ़ n इज़ इवन 6 to the power n - 1 इज डिविजिबल बाई। यदि n सम संख्या है तो 6 का पावर n - 1 किससे विभाजित हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ n है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि n एक तरह का क्या है, इवन है, n इवन है।
ठीक है। n अगर इवन नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इवन नंबर बोलने के चलते इवन का सबसे लोएस्ट केस क्या होता है, 2 को पुट कर देंगे। तो 2 पुट करने से क्या होगा, 36 - 1 35। तो मेरा आंसर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 19, 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। एक की सबसे बड़ी 2 अंक संख्या क्या होगी। A डिवाइड्स 228 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 18 द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पर A कोई एक नंबर है जिससे 228 को डिवाइड करने से शेष फल रिमाइंडर 18 बनता है। तो A का 2 डिजिट में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, 228 को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 18 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 228 से उस रिमाइंडर को हटा देंगे तो 210 बना। अब इस 210 को जो भी काटेगा वही आंसर होगा। तो देखिए 210 21 से भी कटता है, 35 से भी कट रहा है, 30 से भी और 70 से भी, और सभी का सभी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन हमको सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर चाहिए, इसीलिए क्या आंसर होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ बोला है 2 to the power 16 - 1 इज डिविजिबल बाई। देखिए 2 का कोई भी पावर -1 किससे डिवाइड होगा, वह नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर k प्लस -1 के फॉर्म में। तो यहाँ जो 17 है उसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 4 प्लस 1। तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा वह होगा 17। तो यह था आज का क्लास। इसी तरह से आपको और भी क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन पर। धन्यवाद।